Good morning all of you and welcome all of you to my YouTube channel RM Classes, the platform for physics and biology। हमने क्लास 11 की फिजिक्स वेक्टर का स्टार्ट कर लिया था, वेक्टर से, और वेक्टर्स के बाद हम आगे के चैप्टर्स देखते जाएंगे 11 के और फिर 12th के ख़त्म करेंगे। तो वेक्टर्स में अभी तक हमने क्या पढ़ा? लेक्चर 1 में हमने समझा कि अभी तक हम स्केलर से डील कर रहे थे, तो वेक्टर्स की क्या ज़रूरत पड़ गई। फिर हमें डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस समझ में आया, तब हमें पता चला कि वेक्टर्स क्यों इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? डायरेक्शन की वजह से। फिर हमने देखा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, वेक्टर्स के एग्जांपल्स देखें, स्केलर के एग्जांपल्स देखें। फिर हमने समझा कि स्केलर एक सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है और वेक्टर एक वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमने समझा। सिंपल अलजेब्रा मीन्स वो अलजेब्रा जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, जैसे 2 + 2 4 होता है, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, ये सिंपल अलजेब्रा हो गया। इसको कौन फॉलो करता है? स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या फॉलो करते हैं? वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। ये थोड़ा डिफरेंट होता है स्केलर से। कैसे? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 2 + 2 का आंसर स्केलर में हमेशा क्या होगा? 4 होगा, लेकिन वेक्टर में इसका आंसर क्या हो सकता है? 0 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब सोचो, 2 + 2 का आंसर 0 भी हो सकता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि 2 + 2 का 2 + 2 = 4। आप किसी को अगर बोलोगे बाहर जाकर कि 2 + 2 = 0, तो हंसेगा आप पर, ये कैसे हो सकता है। लेकिन हो सकता है किस में? वेक्टर्स में। स्केलर्स में नहीं हो सकता। स्केलर में आंसर फिक्स रहता है, इसलिए वो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, और वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। ये वेक्टर जो 2 + 2 का आंसर 0 से 4 के बीच में आ रहा है, 0 क्या 4 क्या वो भी समझेंगे। 0 रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू है। जब दो वेक्टर, जब 2 और 2, ये दो वेक्टर जब रिजल्टेंट हम फाइंड करेंगे इनका, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0। 2 - 2 0। और मैक्सिमम क्या हो सकता है? 2 + 2 4। ये मैक्सिमम कैसा है, मिनिमम कैसा है, इन डिटेल पढ़ेंगे हम फॉर्मूले से। कैसे ऐड करना है, रिजल्टेंट कैसे निकालना है, उसका फॉर्मूला, उनका रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालना है, सब कुछ। पहले हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे। तो हमने ये देखा था लेक्चर 1 में। फिर लेक्चर 1 में हमने देखा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करो तो वो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर वेक्टर को हमने थीटा डिग्री पर इंक्लाइन कर दिया, रोटेट कर दिया, तो वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। बस थीटा 2π 4π 6π के इक्वल में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 2π घुमाया, मतलब वेक्टर ऐसे घुमाकर पूरा वहीं रख दिया, तो ना इसका डायरेक्शन चेंज किया, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया। वेक्टर का जो लेंथ होता है वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और जो हेड होता है वो डायरेक्शन देता है कि ये इस डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो हमने 2π घुमाया, मतलब 360 डिग्री, तो ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ना ही वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ। लेकिन अगर मैंने थीटा रैंडम घुमाया, कोई भी थीटा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, तो वो चेंज हो गया। क्यों? मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहा, नो डाउट, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो गया ना। पहले इस साइड शो कर रहा था, मान लो मैंने 60 डिग्री रोटेट कर दिया, तो अब ये इस डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है। तो वेक्टर के पास दो चीज़ तो होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हमने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो ये वेक्टर चेंज हो गया। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। फिर हमने लेक्चर 2 में स्टार्ट किया था, तो हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। फिर हमने एंगल बिटवीन वेक्टर्स को पढ़ा कि वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालना है, हमेशा छोटे वाले एंगल को कंसीडर करना है। और वेक्टर को जब एंगल हम फाइंड आउट करते हैं, तो या तो वो टेल टू टेल कनेक्टेड होना चाहिए, या तो हेड टू हेड कनेक्टेड होना चाहिए, तभी हम उस एंगल को, उस वेक्टर के बीच का एंगल समझेंगे, मानेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर 3 में? टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर मतलब एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स नहीं है। जैसे ये इक्वल वेक्टर हो गया, हमने एग्जांपल में क्या पढ़ा था? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। लेकिन मतलब मान लो मैंने 2 वेक्टर बताएं, पहले ये देख लेते हैं फिर और क्लियर हो जाएगा। इक्वल वेक्टर मतलब क्या? इक्वल वेक्टर मीन्स ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। आपको 2 वेक्टर दिए हुए हैं और बताया हुआ कि ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं। तो इक्वल वेक्टर मीन्स ये दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, और यूनिट भी सेम होगा। अब अच्छे से समझेंगे ये क्या है।
इक्वल वेक्टर के प्रॉपर्टीज है। दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जब उनका डायरेक्शन सेम हो, और जब उनका यूनिट सेम हो। यूनिट मीन्स वेलोसिटी को आप डिस्प्लेसमेंट के साथ इक्वलाइज नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 मीटर नॉर्थ। ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ये देखो, वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 2, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है 2, डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है। तो क्या ये इक्वल वेक्टर है? नहीं। क्यों? इनका यूनिट अलग अलग है। इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, और यूनिट भी सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। अब ऐसे ही नॉर्मलाइज सोच लो, अब वेलोसिटी को किस तरीके से इक्वल कर सकते हो? डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट है, अलग है वेलोसिटी से। तो हमने इक्वल वेक्टर में क्या देखा कि इक्वल वेक्टर हम उन्हें कहेंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों के डायरेक्शन सेम होने चाहिए, और दोनों के यूनिट भी सेम होने चाहिए। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर। ये क्या होते हैं? देखो, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे नेगेटिव वेक्टर का मैं एग्जांपल बताऊंगा, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। इसमें क्या था? डायरेक्शन सेम था, मतलब इसमें थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। मतलब दो वेक्टर को मैंने इक्वल बोला है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन को शो कर रहे होंगे। नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा। डायरेक्शन ऑपोजिट मतलब इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा? 180 डिग्री। पाई, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। तो 180 डिग्री रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए। तो एक वेक्टर मतलब मान लो ऐसा ले लिया मैंने, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये वेक्टर मैंने बी वेक्टर ले लिया। तो ये कैसे वेक्टर है? नेगेटिव वेक्टर है। क्यों? मैग्नीट्यूड देखो सेम है, मैग्नीट्यूड इसका लेंथ रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर का जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड है, तो लेंथ तो दोनों का सेम है, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। डायरेक्शन देखो अपोजिट है, एक इस साइड शो कर रहा है और एक इस साइड शो कर रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। मतलब ये कैसे वेक्टर है? नेगेटिव वेक्टर। तो देखा आपने, यहाँ पर वेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं हम अलग अलग वेक्टर्स में। हमने मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम रखा, डायरेक्शन सेम रखा, यूनिट सेम रखा, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम रखा, डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, नेगेटिव वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स में क्या होगा? पैरेलल वेक्टर की एक ही कंडीशन है, डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, मतलब थीटा 0 डिग्री, बस एक ही कंडीशन, और कोई कंडीशन नहीं। पैरेलल वेक्टर्स मींस डायरेक्शन सेम। दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे? जब वो एक डायरेक्शन में शो कर रहे होंगे। मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस पैरेलल होने का कंडीशन क्या है कि दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। तो इक्वल वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। क्यों? डायरेक्शन देखो सेम है। अब इसकी एक ही तो कंडीशन है, डायरेक्शन सेम। तो इक्वल वेक्टर का तो डायरेक्शन सेम ही होता है, मीन्स ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हैं। लेकिन क्या मैं इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ कि ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और नहीं भी। सेम नहीं हुआ तो वो इक्वल वेक्टर नहीं होगा, लेकिन सेम हो गया तो वो इक्वल वेक्टर होगा। मीन्स ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर। सिमिलरली आप यहाँ पर देख लो, एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्या कंडीशन है कि डायरेक्शन बस ऑपोजिट होना चाहिए। मीन्स थीटा 180 डिग्री उन दोनों के बीच का। यहाँ पर देखो डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन क्या है? बस डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। एक वेक्टर इस साइड शो कर रहा है तो एक वेक्टर जस्ट उसके अपोजिट साइड डायरेक्शन शो करना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ऐसा मैं बोल सकता हूँ।
यस, क्यों? क्योंकि नेगेटिव वेक्टर में तो डायरेक्शन अपोजिट होता है, यही तो इसकी कंडीशन है। और डायरेक्शन अपोजिट वेक्टर्स कैसे वेक्टर होते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। लेकिन इसका उल्टा बोल सकता हूँ क्या मैं कि ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नेगेटिव वेक्टर्स? नहीं, क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है इन दोनों वेक्टर्स का और नहीं भी हो सकता है, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम ही होना चाहिए, स्पेसिफिक कंडीशन है। तो नेगेटिव वेक्टर्स निकले एंटी पैरेलल वेक्टर से ही हैं। नेगेटिव वेक्टर्स ऐसे एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं जिनका डायरेक्शन तो अपोजिट होता ही है क्योंकि एंटी पैरेलल है, लेकिन मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है। तो इससे निकले हैं ये, इससे निकले हैं ये। ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स, सॉरी, ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, बट ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट नेगेटिव वेक्टर्स। तो हमने यहाँ पे 4 वेक्टर्स पढ़ लिए, इक्वल, नेगेटिव, पैरेलल, एंटी पैरेलल। एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर मैंने बताया 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ नॉर्थ साइड। ये वेक्टर ए है, वेलोसिटी वेक्टर है, पता चल रहा है यूनिट से। और यहाँ पर मैंने बोला 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, एक दूसरा वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर ही है। ये कैसे वेक्टर है? मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, यूनिट सेम है। कैसे वेक्टर होगा? यूनिट वेक्टर। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो साउथ, मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिट सेम है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। कैसे वेक्टर होगा? नेगेटिव वेक्टर्स। अब अगर मैंने इसको नॉर्थ ही रखा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, तो क्या है? पॉजिटिव, ये इक्वल वेक्टर रहा? नहीं, क्यों? मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए था। लेकिन ये पैरेलल वेक्टर्स तो है ना। पैरेलल वेक्टर्स मतलब क्या? एक डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। एंटी पैरेलल मतलब क्या? अपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहे हैं और कोई कंडीशन नहीं। पॉजिटिव, इक्वल वेक्टर मीन्स इक्वल, आइडेंटिकल, जैसे हम मिरर के सामने रहते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, यूनिट सेम, सब कुछ सेम। इक्वल मीन्स सेम सेम। नेगेटिव मीन्स मैग्नीट्यूड सेम, बस डायरेक्शन ऑपोजिट। एंटी पैरेलल मीन्स डायरेक्शन ऑपोजिट। तो नेगेटिव वेक्टर्स एंटी पैरेलल वेक्टर्स का ही एक स्पेसिफिक वेक्टर्स हैं। कैसे? एंटी पैरेलल की कंडीशन क्या है? 180 डिग्री, डायरेक्शन ऑपोजिट। बट ऐसे एंटी पैरेलल वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, वो कैसे कहलाएंगे? नेगेटिव वेक्टर्स। ऐसे पैरेलल वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो, वो कैसे कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स। तो अभी तक हमने 4 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देख लिए। अब और आगे देखते हैं, और लास्ट में हम 2 इंपॉर्टेंट वेक्टर्स देखेंगे, जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर। वो स्पेसिफिक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तो इसके बाद के हम वेक्टर्स देखते हैं। अब हम देखते हैं को लीनियर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, कंक्यूरेंट वेक्टर्स एंड कोप्लेनर वेक्टर्स। ये सभी एक जैसे नाम लग रहे हैं, इसलिए एक साथ ले लेते हैं। पहले हम देखते हैं को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर्स, 2 वेक्टर को हम को लीनियर कब कहेंगे? लीनियर से ही पता चल रहा है, एक लाइन में हो तो। एक लाइन में होने का मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, को लीनियर वेक्टर का कंडीशन है कि या 2 वेक्टर के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो या तो 180 डिग्री हो। 0 डिग्री होगा मतलब ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे, ये इसका कंडीशन। कोलिनियर वेक्टर तब कहेंगे जब या तो उन दोनों के वेक्टर के बीच का जो एंगल है 0 डिग्री हो, मतलब सेम डायरेक्शन में हो, या फिर वो दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन हो, मीन्स थीटा 180 डिग्री का हो। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या हो गई? 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में या 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, ये सारे कंडीशन हो गए। तो अब आप रिवाइंड करो, हमने अभी तक 4 वेक्टर्स देखे, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इसको अब ध्यान से सुनना। इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। मैं बोल सकता हूँ क्या? स्टेटमेंट सही है या गलत है? ध्यान से सोचो। मैंने बोला इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकता हूँ। क्यों? इक्वल वेक्टर की क्या क्या कंडीशन थी?
ये मैग्नीट्यूड का कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ डायरेक्शन का कंसर्न रख रहा है ना। ये कोलिनियर वेक्टर मीन्स डायरेक्शन सेम में या डायरेक्शन अपोजिट में। मैंने मैग्नीट्यूड का कुछ कंडीशन लिखा, ये सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। कोलिनियर वेक्टर मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए, दो वेक्टर को कोलिनियर तब कहेंगे या तो वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो मैंने चारों वेक्टर जो पढ़ाए हैं उन चारों में डायरेक्शन या तो सेम था या तो अपोजिट था। सेम किस में था? इक्वल वेक्टर्स में क्या था? डायरेक्शन सेम था। पैरेलल वेक्टर्स में क्या था? डायरेक्शन सेम था। नेगेटिव वेक्टर्स में क्या था? डायरेक्शन अपोजिट था। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या था? डायरेक्शन अपोजिट था। मतलब उन चारों वेक्टर्स में या तो एंगल 0 डिग्री था या तो एंगल 180 डिग्री था। तो मैं कह सकता हूं कि सारे वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स थे। यस, अब समझ में आया वो स्टेटमेंट। अब देखते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर एक से ज़्यादा वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, जैसे ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये ए वेक्टर है, ठीक है। इसी पॉइंट से एक और वेक्टर स्टार्ट हो रहा है बी वेक्टर, इसी पॉइंट से एक और वेक्टर स्टार्ट हो रहा है सी वेक्टर। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया है, ब्लॉक एम मास का, मैं इस पर एक फोर्स एफ लगा रहा हूँ, इसी पर एक फोर्स यहाँ पर F1 लगा रहा हूँ, यहाँ पर F2 लगा रहा हूँ, यहाँ पर एक और फोर्स लगा रहा हूँ F3। मतलब यहाँ पर कुछ पॉइंट आउट किया, वहाँ से रस्सी बांध के मैं खींच रहा हूँ। तो तीनों वेक्टर कैसे वेक्टर हो गए? को इनिशियल, एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं। तो ये ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हों को इनिशियल है। याद रखना, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझने की कोशिश करना। ये वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे, को इनिशियल मतलब को मतलब एक साथ, इनिशियल मतलब स्टार्ट होना, एक साथ स्टार्ट होने वाले वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स हुए। कंक्यूरेंट वेक्टर्स में क्या होगा? एक पॉइंट कॉमन तो होगा लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो इनिशियल वाला पॉइंट हो। जैसे ऐसा भी हो सकता है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। देखो इसमें कॉमन पॉइंट आ रहा है लेकिन क्या इनिशियल वाला है? नहीं। ए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है, बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है, सी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है। तो कंक्यूरेंट वेक्टर्स में एक कॉमन पॉइंट होता है, मतलब एक से ज़्यादा वेक्टर्स हों उनमें कम से कम एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। कौन सा है वो जरूरी नहीं है, वो इनिशियल वाला भी हो सकता है और कोई और पॉइंट भी हो सकता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, को इनिशियल वेक्टर्स आर कंक्यूरेंट वेक्टर्स। यस, कंक्यूरेंट की कंडीशन क्या है? मोर देन वन वेक्टर्स में, उन वेक्टर्स में एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। ये भी तो एक कॉमन पॉइंट ही है ना, भले स्टार्टिंग वाला। तो कंक्यूरेंट वेक्टर्स की कंडीशन क्या है? एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। को इनिशियल की स्पेसिफिक कंडीशन है कि वो कॉमन पॉइंट जो है वो सी इनिशियल वाला ही होना चाहिए। तो को इनिशियल वेक्टर एक स्पेसिफिक टाइप है कंक्यूरेंट वेक्टर्स का। ऐसा वेक्टर जिसमें एक कॉमन पॉइंट हो, मतलब मोर देन टू वेक्टर्स। हम टाइप्स ऑफ वेक्टर ही समझ रहे हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं। इक्वल कंपैरिजन ही तो हुआ ना, दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? नेगेटिव, अपोजिट, पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल है, ये सब कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं। तो ये सब भी तो कंपैरिजन ही है ना। तो को इनिशियल वेक्टर, एक से ज़्यादा वेक्टर्स की बात हो रही है, तभी तो हम ये सब पढ़ रहे हैं। एक से ज़्यादा वेक्टर अगर इनिशियल पॉइंट उनका कॉमन है तो को इनिशियल वेक्टर है। क्या मैं इसको कंक्यूरेंट वेक्टर भी बोल सकता हूँ? यस। कंक्यूरेंट की कंडीशन क्या है? एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए उन सभी वेक्टर्स के बीच। ये कॉमन पॉइंट ही तो है, इस पॉइंट पर तीनों वेक्टर्स हैं। ये भी एक कंक्यूरेंट वेक्टर है, लेकिन मैं इसको को इनिशियल वेक्टर नहीं कह सकता। को मतलब एक साथ, इनिशियल मतलब स्टार्ट होना, एक साथ थोड़ी स्टार्ट हो रहे हैं। ये वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से, ये यहाँ से, लेकिन इनमें कॉमन वेक्टर है तो कंक्यूरेंट वेक्टर्स। तो याद रखना, ऑल को इनिशियल वेक्टर्स आर कंक्यूरेंट वेक्टर्स बट ऑल कंक्यूरेंट वेक्टर्स आर नॉट को इनिशियल वेक्टर्स। समझ में आ गया होगा डिफरेंस। अब देखते हैं को प्लेनर वेक्टर्स, ये थोड़ा अच्छे से समझना है। इस पर क्वेश्चन कराऊंगा आगे, जब हम मैग्नीट्यूड ये सब अच्छे से पढ़ लेंगे उसके बाद, वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप समझना, को प्लेनर, को मतलब एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में। जैसे ये एक वेक्टर हो गया ए, ये एक वेक्टर हो गया बी, एक वेक्टर हो गया सी, एक वेक्टर हो गया डी, एक वेक्टर हो गया ई। कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं, ये सभी के सभी मैंने बोर्ड वाले प्लेन में ही तो बनाए हैं ना। तो सभी क्या ऐसे वेक्टर हो गए को प्लेनर, एक ही प्लेन में है। ये बोर्ड एक प्लेन ही तो है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। दो एक्सिस को मिलाकर जब एक प्लेन बनता है तो उसको प्लेन कहते हैं। प्लेन है ये, दो एक्सिस को मिलाकर क्या बनेगा? प्लेन। तो ये प्लेन में सभी वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए हैं ना। कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, कोई डायरेक्शन हो, कोई कंसर्न नहीं है। बस उन सभी वेक्टर्स का प्लेन सेम होना चाहिए, तब हम उन्हें क्या कह सकते हैं?
कोप्लेनर वेक्टर्स। अब आप एग्जांपल समझना, दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर वेक्टर होंगे, ये सही है या गलत है? टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर्स। स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? ये दो वेक्टर है, मैं कैसे भी ओरिएंट कर दूं इनका ओरिएंटेशन मैं कैसे भी कर दूं, इस वेक्टर को ऐसे कर दूं, इस वेक्टर को ऐसे घुमा दूं, इस वेक्टर को ऐसे घुमा दूं, ये हमेशा एक प्लेन में ही रहेंगे। जैसे ये ए वेक्टर देखो, अब मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये भी तो फिर भी तो प्लेन में ही है ना, एक प्लेन तो बना रहे हैं ना, एक ही प्लेन में। ये कभी 2D हो सकते हैं? नहीं, ये एक प्लेन में ही रहेंगे। 3D हो सकते हैं? नहीं, ये हमेशा 2D ही रहेंगे, दो ही प्लेन एक ही प्लेन में। कैसे भी ओरिएंट कर लो आप, जैसे रखना आप रख लो इन दोनों वेक्टर्स को, ये हमेशा कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे, कैसे भी आप ओरिएंट कर लो इनको। लेकिन अगर मैं तीन वेक्टर ले लूं तो ऐसे रख दूं तो कोप्लेनर है, ऑफ कोर्स ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में है, ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे ओरिएंट कर दूं तो अब इसको आप कौन से प्लेन में रख सकते हो? इस प्लेन में रख दिया तो ये वेक्टर कहाँ गया? ये वेक्टर इस प्लेन में है ही नहीं, ये तो कहीं इस प्लेन में है। कैसे? ऐसे, कोई प्लेन ही नहीं है, 3D हो गया। प्लेन मीन्स 2D, ये 2D है। दो वेक्टर्स हमेशा 2D होंगे, प्लेनर होंगे, कैसे भी आप ओरिएंट कर लो वो एक प्लेन में समा ही जाएंगे। लेकिन तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी। जैसे ये कोप्लेनर है, देखो एक साथ समा गया। लेकिन अगर मैंने ऐसे रख दिया तो अब इसको कौन से वेक्टर में, कौन से प्लेन में आप रखोगे? रख ही नहीं सकते। कौन से प्लेन में आप रखोगे? ये एक प्लेन हो गया, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर वेक्टर होंगे। लेकिन अब जब तीन वेक्टर, चार वेक्टर, पांच वेक्टर, वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी। एक वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर ही होगा। एक वेक्टर हम कंपेयर ही कैसे करेंगे? कंपेयर करने के लिए कम से कम दो चीज होनी चाहिए। तो दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर रहेंगे, कैसे भी आप ओरिएंट कर लो, उनके बीच का एंगल कुछ भी हो, वो हमेशा कोप्लेनर वेक्टर होंगे। लेकिन तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे ये देखो, अभी ओरिएंट किया है ना ऐसे, अभी ये कोप्लेनर है, ऑफकोर्स ये एक प्लेन में समा गए। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो अभी कौन से प्लेन में आप इन तीनों को अरेंज कर सकते हो? एक ही प्लेन में कर सकते हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं। अभी हम इसके आगे देखते हैं, और दो वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको रिप्रेजेंट ही अलग तरीके से किया जाता है। कैसे किया जाता है, कैसे अलग है, वो देखेंगे। तो पहले जीरो वेक्टर देखते हैं। जीरो वेक्टर क्या है? नाम से ही जीरो है। जीरो है क्या? हीरो नहीं है। जीरो वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? नाम से ही पता चल गया होगा कि मैग्नीट्यूड जीरो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, वो कैसा वेक्टर होगा? जीरो वेक्टर। ये जीरो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, तो डायरेक्शन क्या होगा इसका डायरेक्शन होता है रैंडम। कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, रैंडम। जीरो वेक्टर्स मीन्स मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन रैंडम। अब देखो जीरो वेक्टर्स क्या, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर कैसा वेक्टर होगा? जीरो वेक्टर होगा। क्यों? मेरी स्पीड क्या है अभी? 0 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने क्या लिखा? 0 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन लिख सकते हो क्या आप? नहीं लिख सकते। क्यों? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि मैं जब चलना स्टार्ट करूँगा तो नॉर्थ में ही, या साउथ में ही, या वेस्ट में, ईस्ट में, कोई भी डायरेक्शन में। ऐसा आप स्पेसिफिकली बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। तो जीरो वेक्टर मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर क्या हुआ? 0 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन रैंडम। डायरेक्शन बता नहीं सकता ना कि मैं अभी रुका हुआ हूँ, किस साइड चलूँगा बता सकते हो पहले से ही। आप कहोगे साउथ में, मेरा मन नॉर्थ में चलने का हो गया तो मैं नॉर्थ में चलना स्टार्ट कर दूंगा, या मेरा मन हो गया कि मैं ईस्ट में चलूँ तो ईस्ट में चलना स्टार्ट कर दूंगा। तो डायरेक्शन जीरो वेक्टर का रैंडम होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा? जीरो। तो ऐसा वेक्टर मैंने एग्जांपल दे दिया कि अ पर्सन स्टैंडिंग, अगर एक आदमी खड़ा है, रुका हुआ है, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर कैसा वेक्टर होगा? जीरो वेक्टर। क्यों? मैग्नीट्यूड 0 मीटर पर सेकेंड ही है ना, चल ही नहीं रहा। डायरेक्शन बता नहीं सकते। रुका हुआ इंसान का डायरेक्शन क्या बताओगे? किस डायरेक्शन है उसकी वेलोसिटी? आप सोचो।
अब बता दिया आपने कि साउथ, तो उसका डायरेक्शन साउथ हो गया। कैसे साउथ हो गया? हो सकता है जब वो चलना स्टार्ट करे तो नॉर्थ में चलने लग जाए आपसे बिल्कुल अपोजिट। तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बताना है, रैंडम बोल देना है। रैंडम है डायरेक्शन, कोई कंसर्न नहीं, कहीं भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होगा? जीरो वेक्टर का जीरो। अब हम समझते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या? जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो था, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यूनिटी। यूनिट वेक्टर बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत अच्छा चलेगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1। एक ऐसा वेक्टर, बस इतना ही, डायरेक्शन का सब समझेंगे क्या है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये सिंपल वेक्टर जैसा ही है, और सभी वेक्टर जैसे होते हैं ना जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, बट इस वेक्टर का फिक्स है कि मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मीन्स, हाँ यूनिट वेक्टर आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, ये वेक्टर ही तो है। वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स होता है क्या? वेलोसिटी फिक्स होती है क्या कि साउथ में ही वेलोसिटी हमेशा होती है? कोई भी चल सकता है तो साउथ डायरेक्शन में चल सकता है और कोई डायरेक्शन में नहीं, ऐसा होता है नहीं। तो यूनिट वेक्टर भी तो वेक्टर ही है ना, तो इसका भी डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन हमेशा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। यूनिट वेक्टर हमने बनाया क्यों है? यूनिट वेक्टर हमने इसलिए बनाया है ताकि हमें डायरेक्शन है ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं। ये यूनिट लेस वेक्टर है, इसमें यूनिट नहीं होती। जैसे वेलोसिटी वेक्टर है, उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, उसका यूनिट है मीटर। फोर्स एक वेक्टर है, इसका यूनिट है न्यूटन। लेकिन यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है। इसका यूज क्या होता है? डायरेक्शन फाइंड करने में। ये दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। कैसे, वो समझेंगे अच्छे से। देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा है, एक वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। ये वेक्टर मैंने बोल दिया, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और उसका कुछ डायरेक्शन होगा। ये दोनों चीज़ से तो मिलके बना होगा ना। लेकिन आपने वेक्टर के ऐसे रिप्रेजेंटेशन देखे होंगे। टू आई कैप 3 जे कैप। अब आप कंफ्यूज हो गए कैसे? वेक्टर को अभी तक हमने कैसे पढ़ा? जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर है तो हम क्या लिखते थे वेलोसिटी वेक्टर का? 2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन बता दिया, नॉर्थ ईस्ट कुछ भी। ये वेक्टर कंप्लीट हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया, यूनिट डायरेक्शन भी हो गया। लेकिन ये वेक्टर देखो, ऐसे वेक्टर को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 आई कैप 3 जे कैप। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? यूनिट वेक्टर से। ये आई कैप है, देख रहे हो, जे कैप है, ये क्या है? ये दोनों यूनिट वेक्टर है। मैंने बोला था यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, इतना स्पेशल है कि इसको रिप्रेजेंट अलग तरीके से किया जाता है। इस पर कैप लगाया जाता है, जैसे राजा के ऊपर क्राउन लगता है सर पे, तो यूनिट वेक्टर के ऊपर क्या लगता है? कैप। कैसे? जैसे मैंने एक बोला कि ए एक यूनिट वेक्टर है, तो इस पर आप ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, नहीं। ये अगर ये यूनिट वेक्टर है तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इतना स्पेशल है कि इसको अलग आइडेंटिटी दी गई है तो वेक्टर ही ना। क्यों इसको इतना भेदभाव, इतना स्पेशल इसको माना जा रहा है? क्यों? वहाँ यहाँ से समझेंगे। तो यूनिट वेक्टर मीन्स नॉर्मल वेक्टर की तरह ही है, उसके पास भी मैग्नीट्यूड है, उसके पास भी डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे और किसी वेक्टर का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है ना, तो वैसे यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस मैग्नीट्यूड 1 होगा, हमेशा फिक्स्ड है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये यूनिटलेस वेक्टर है, डायमेंशनलेस वेक्टर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, फोर्स का यूनिट होता है, लेकिन इसका यूनिट नहीं होता। ये यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है। इसका यूज क्या है, ये हमने बनाया ही क्यों है यूनिट वेक्टर स्पेसिफिकली, उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया ताकि हम डायरेक्शन को समझ सकें किसी और वेक्टर्स का। एक इसका फॉर्मूला है, किसी भी वेक्टर को मैं ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। ये क्या है? एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी भी वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट, उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। तो ये याद रखना है, समझ में आएगा। आगे हम सम्स करेंगे ना, सम्स करेंगे तब हमें ये समझ में आएगा। अब हम देखते हैं कि यूनिट वेक्टर का हमने यहाँ पे ऐसे क्यों पढ़ा।
यहाँ पर देख लेते हैं। देखो मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ किया है, ए वेक्टर, और मैंने इस पॉइंट को बोला है 2,3 है, 2,3 है। मतलब ये जो वेक्टर है ना वो एक्स एक्सिस में कितना है 2, देखो वाई एक्सिस में कितना है 3। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है वो दो वेक्टर से मिलके बना है। एक वेक्टर जो एक्स एक्सिस में 2 मीटर का है, और जो एक वेक्टर ऐसा जो वाई एक्सिस में 3 मीटर का है। इस पॉइंट पर अगर मुझे ओरिजिन से पहुंचना है तो मुझे एक्स एक्सिस में कितना आगे बढ़ना होगा 2, और वाई एक्सिस में कितना आगे बढ़ना होगा 3, तब मैं इस पॉइंट पर पहुंचूंगा। यही वेक्टर तो है ये 2,3। तो ये जो वेक्टर हमने बनाया यहाँ पर 2, ये 3, इसको इस फॉर्म में हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, नहीं लिखा था 2i कैप प्लस 3j कैप। वो क्यों? अब हमें यूनिट वेक्टर का समझ में आएगा कि यूनिट वेक्टर को हमने एक स्टैंडर्ड की तरह मान लिया है। कैसे? ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, और ये हमारा जेड एक्सिस होता है। आप मान सकते हो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर निकलेगा वो जेड एक्सिस है, ये वाला जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। यहाँ पर हमने यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कर लिया है। यूनिट वेक्टर को देखो कैसे, हमने मान लिया पहले से ही कि एक एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं आई कैप। वाई डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं जे कैप। जेड एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं के कैप। हमने एज्यूम कर लिया है, ये स्टैंडर्ड हो गया है। आई कैप मीन्स एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, इसका भी 1, इसका भी 1। मतलब ये एक्स एक्सिस में 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर। ये 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है एक्स एक्सिस में, सेंटीमीटर्स में लिया हुआ है तो 1 सेंटीमीटर। आई कैप मीन्स एक्स एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर, जे कैप मीन्स वाई एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर, के कैप मीन्स जेड एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर। अब यहां पर आ जाओ, ये 2 क्या है एक्स एक्सिस में है, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 2 टाइम्स ऑफ आई कैप। आई कैप मतलब क्या है, एक मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो दोनों का सेम ही है ना, ये भी 2 वाला एक्स एक्सिस पे ही है, आई वाला भी एक्स एक्सिस पर ही है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, इसको 2 टाइम्स ऑफ आई कैप। मतलब ये जो वेक्टर है ऐसे 2 वेक्टर जोड़ दिया तब ये वाला वेक्टर बनेगा। ये जो वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना, ये इसका 2 टाइम्स है। अब मैंने यहाँ पे आई कैप का एक और वेक्टर ड्रॉ कर दिया, 1 कैप का 1 आई कैप एक और ड्रॉ कर दिया, तो क्या हो गया वो 1 मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों का सेम, तो ये 2 बन गया ना पूरा। तो मैंने वहाँ पे यही तो लिखा है 2 टाइम्स ऑफ आई कैप। ये समझना थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, आगे आगे समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट समझ में। हमें बस इतना याद रखना है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज होता है। और एक ये वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था, ये समझ में आया ये वाली बात तो समझो, वरना आप कमेंट में पूछना अगर समझ में नहीं आया तो मैं वापस इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, एग्जाम्पल्स बहुत सारे दे दूंगा। तो अभी समझो, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 आई कैप लिख सकता हूँ। सिमिलरली ये जो 3 है इसको हम क्या लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ जो जे वेक्टर। ये जो जे वेक्टर है 1 का, ऐसे 3 वेक्टर ड्रॉ कर दिए तब ये वाला वेक्टर बन जाएगा, ये जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक। अब समझ में आया? ये वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्लियर हुआ हमने यूनिट वेक्टर क्यों बनाया है? देखो यूनिट वेक्टर इसलिए बनाया है ताकि जब आई कैप की बात हो ना तो हमें डायरेक्शन से मतलब ही ना रहे। आई कैप मीन्स एक्स एक्सिस है तो हमें सीधा पता चल जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस। जे कैप लिखा होगा तो हमें सीधा पता चल जाएगा कि कौन से डायरेक्शन की बात कर रहा है, वाई एक्सिस, वर्टिकल, कुछ भी हो सकता है। के कैप लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये जेड एक्सिस की बात कर रहा है। तो एक वेक्टर को देखो मैंने डायरेक्शन के बिना ऐसे हम लिखना पड़ता था ना, जैसे वेलोसिटी वेक्टर लिखा है तो 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ,
इसको मैं ऐसे लिख दूं तो नॉर्थ है, मतलब एक्स एक्सिस नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, तो 2i कैप लिख दिया, तो कितना सिंपल हो गया। हमें आई कैप से डायरेक्शन पता चल जाएगा कि ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, और मैग्नीट्यूड तो है ही, देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर का क्या इस्तेमाल किया, डायरेक्शन के लिए। मतलब ए वेक्टर जो है वो दो वेक्टर से मिलके बना है, एक जो 2 टाइम्स ऑफ आई कैप है एक्स एक्सिस में, और एक वेक्टर जो 3 टाइम्स ऑफ जे कैप है वाई एक्सिस में। तो डायरेक्शन पता चल गया ना। तो हमने यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया डायरेक्शन पता करने के लिए। मान लो एक वेलोसिटी है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, और नॉर्थ है ना वो एक्स एक्सिस की तरफ शो कर रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4i कैप। कितना जल्दी पता चल गया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकंड, आई कैप मीन्स एक्स एक्सिस में। तो हमने यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल क्या किया, यूनिट वेक्टर का हमने इस्तेमाल किया डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। ये स्टैंडर्डाइज ले लिया था हमने कि आई कैप होगा वो एक्स एक्सिस में होता है, जे कैप होगा वो वाई एक्सिस में, और के कैप होगा वो जेड एक्सिस में। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम इस वेक्टर का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं ये हमने देख लिया। ये 2 मीटर पर सेकंड को मुझे नॉर्थ बोलना पड़ रहा था, पर मैंने 2i कैप बोल दिया, डायरेक्शन का कोई कंसर्न ही नहीं। ऐसे 1000 वेक्टर्स होंगे इस साइड उस साइड, कैसे भी हम आई कैप और जे कैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उसको। तो ये समझ में आया, आई कैप और जे कैप। अब देखो हमने वेक्टर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। पहले तो ये था ना 2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, अब इस वेक्टर में तो इसका मैग्नीट्यूड हम ए वेक्टर का लें क्या, 2 लें, 3 लें, या कुछ और लें, वो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जा सकता है, फिर ऐसे वेक्टर्स का हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, वो इन डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी तक ये वाली बात अगर समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वापस समझा दूंगा अलग से वीडियो बनाकर, और मैं इसके पे और सारे एग्जांपल्स ले लूंगा। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया 2i कैप, 3j कैप, ये वेक्टर, मैं फोर्स का, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का कुछ भी ले सकता हूँ और समझा सकता हूँ। तो यूनिट वेक्टर का हमने समझा कि ये डायरेक्शन के लिए हमने खुद बनाया। जैसे वेलोसिटी क्या थी, पहले से ही थी ना, हमने वेलोसिटी जब पुराने ज़माने में जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं की थी, वेलोसिटी टर्म ही नहीं आया था, तब भी वेलोसिटी तो थी ना, सन तो घूम रहा था ना, उसकी कुछ वेलोसिटी थी, लेकिन यूनिट वेक्टर तो कुछ था ही नहीं। यूनिट वेक्टर हमने खुद बनाया है। क्यों बनाया, ताकि हमें डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ये ना करना पड़े। अब कोई 3D ऑब्जेक्ट है, उसका क्या डायरेक्शन बताओगे, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। एक 3D में है, यहाँ पर क्या बताओगे कि इससे थोड़ा इतने डिग्री पे, इतने एंगल पर, यहाँ से ऐसे इतने एंगल पर, कन्फ्यूजन है। तो उसको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीख लिया, 2i कैप, 3j कैप। अगर इस वेक्टर का एक जेड एक्सिस में भी कंपोनेंट होता तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स जेड कैप, तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाता कि ये जो वेक्टर ये जिस पॉइंट की बात कर रहा है वो ओरिजिन से एक्स एक्सिस में कितना दूर है, 2, और वाई एक्सिस पे कितना दूर है, 3। एग्जैक्ट लोकेशन फिक्स हो जाता है, पता चल जाता है। तो डायरेक्शन का हमने इजी करने के लिए यूनिट वेक्टर को डिस्कवर किया है, बनाया है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे से इसके बाद के लेक्चर में हम वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे। जैसे हमने स्केलर में बचपन में सीखा होता है 2 kg 3 kg, फिर ऐड करना सीखते हैं ना, बचपन में सिखाया जाता है 2 + 2 4, 2 + 3 5, ऐसे। तो अभी हमने यूनिट वेक्टर समझा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखें, यूनिट वेक्टर क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उनके बीच का एंगल कैसे लिया जाता है, डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ा। अब हम इसके बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे कि इनको ऐड कैसे किया जाता है। पहले हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे, जो लॉज हैं, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, उसको ग्राफिकल मेथड से हम सोल्व करेंगे कि वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। फिर हम एक फॉर्मूले बना लेंगे एनालिटिकल मेथड में। फिर हमें ग्राफिकल मेथड का कोई यूज नहीं होगा पूरे चैप्टर्स में, और आगे जहाँ जहाँ जिस चैप्टर में वेक्टर्स आएगा वहाँ हम उसी एनालिटिकल मेथड में उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक फॉर्मूला दे दूंगा, उससे रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी, और एक और फॉर्मूला है उससे रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर कंप्लीट हो गया। वेक्टर में होता क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसके 2 फॉर्मूले हैं। तो ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर डाउट वहाँ पर सॉल्व नहीं हो सकता है तो मैं अलग से वीडियो में या आने वाले लेक्चर्स में उसको समझा दूँगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।